सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी क्योंकि एग्जाम आने वाले, तो पढ़ाई को अपने फोर्थ गियर में रखना। जैसा कि आपको पता कि हमने ऑलरेडी हमारे 12th बायोलॉजी का लेसन नंबर 13 चालू कर दिया था, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसमें हमने ऑलरेडी हमारे 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिसमें हम लोग ने पूरा डिस्कस किया था कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है और कैसे उसको करना है, कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करना है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल सा मैं आपको मतलब बता दूं तो आपको क्या करना है, एक सेल से, ठीक है, एक किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल से आपको डीएनए निकालना है और उस डीएनए से एक जीन कट करना है जिसका नाम है जीन ऑफ इंटरेस्ट, और उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपको किसी दूसरे होस्ट सेल के अंदर डाल देना है। यही पूरी कहानी थी बायोटेक्नोलॉजी की, जो मैंने ऑलरेडी आपको 2 लेक्चर में कवर कर रखी है। आज के इस लेसन में यानी हमारे 3rd लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब ये बायोटेक्नोलॉजी कहां यूज करने। देखो, हम लोग सीख तो लिए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे होती है, कैसे हम लोग करना है, बट इसका यूजेस कहां पे, कहां पे हम इस चीजों को यूज करने वाले हैं, वो सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जो हमारा JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो लाइव हो चुका है प्ले स्टोर के ऊपर, तो जरूर से जाके उसे डाउनलोड कर लेना। 12-13 MB का एप्लीकेशन होगा, उसे जरूर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे क्विजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर वीडियो आने वाले हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो उसे जरूर से डाउनलोड कर लेना और फटाक से लॉग इन जरूर से कर लेना। और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझसे कोई डाउट पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई डाउट है, मेरे पूरे सेशन के थ्रू, मैंने फर्स्ट लेसन से लेके अभी तक जो 30 लेसन चल रहा है, सॉरी 12 लेसन चल रहा है अभी तक, जो भी डाउट है आप लोग उसके डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आके। ठीक है, या फिर आप लोग को मुझे अप्रिशिएट करना है कि मेरे लेक्चर आपको समझ में आते हैं, तो वो भी आप डायरेक्टली आके यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो देखो, आज हम लोग को डिस्कस करना है मेनली एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि बायोटेक्नोलॉजी यूज कहां होती है, कहां हम लोग इसको यूज करेंगे। तो मेनली हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे एप्लीकेशन में। एक एग्रीकल्चरल यूज, ठीक है, कि कहां हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में इसको कहां यूज कर सकते हैं और कैसे अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। जो फार्मर्स है ना, वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फिर अगर मैं बात करूं मेडिसिनल यूज में, ठीक है, जो वैक्सीन बन रही है, दवाइयां बन रही है, उसके अंदर कैसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे जिससे हमारा मेडिसिनल फील्ड में भी हमको क्या देखने मिले, डेवलपमेंट देखने मिले बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। और फिर साथ साथ हम लोग कुछ ना कुछ इसके ऊपर एथिकल इश्यूज डिस्कस करेंगे। एथिकल इश्यूज मतलब क्या, कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जो लोग उठाते हैं। अब देखो, कोई भी आप ऑर्गेनिज्म को या इंसान के अंदर के जीन को काट के निकालोगे तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि बोलते हैं कि यार ये मतलब बोल सकते हैं ना कि हमारा इंसान को खराब कर रहे हो आप, या फिर अगर मैं बोल सकता हूं इंसान का क्लोन बना रहे हो, तो इससे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं ना। कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा एक काम करता है और उसका जो मतलब कोई एग्जांपल कोई क्राइम कर रहा है एक बंदा, तो उसका जो जुर्म है, वो जो सजा है, वो दूसरे को मिल सकती है। बहुत सारे मूवीज में आपने देखा होगा, तो ये सारी चीजें भी पॉसिबल हो सकती है। तो वो सारी चीजें हम लोग कहां डिस्कस करेंगे, एथिकल इश्यूज में, जो जनरली बहुत ही छोटा सा टॉपिक, आप लोग खुद भी रीड कर लोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेनली हम लोग को डिस्कस करना है व्हाट इज एग्रीकल्चरल और मेडिसिनल यूज के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी यूज करने का उसका मोटो क्या है, मतलब हम लोग क्या क्या रिजल्ट चाहिए बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड में। तो हम लोग को ऐसे प्लांट्स बनाने, ठीक है, हम लोग को ऐसे प्लांट्स बनाने, दे मस्ट बी टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस मतलब क्या, कि अगर पानी कम पड़ गया, धूप ज्यादा गिर गई, ठीक है, ड्राउट वाला कंडीशन हो गया, तो भी उसके अंदर वो हमारा जो प्लांट है वो सर्वाइव करना चाहिए। साथ ही साथ अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, वही सारी चीजें ना, धूप ज्यादा हो गई, तो उसमें भी जो हमारा प्लांट है वो क्या करना चाहिए, सर्वाइव करना चाहिए। ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं एबायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, एबायोटिक स्ट्रेस, ये सारी चीजें एबायोटिक है ना, तो एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट प्लांट हमको बनाना है, मतलब ऐसे स्ट्रेस कंडीशन को भी वो क्या कर सके, झेल सके। क्लियर है? तो ये पहला हमारा मोटो होगा। फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि वी हैव टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अगर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का जितना कम से कम यूज करेंगे, उतना ही जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा हेल्थी होगा। सही बात है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हेल्थी होगा, उसके अंदर विटामिन ज्यादा होंगे, हमारे बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा होगा। सो हमारा दूसरा मोटो क्या है कि रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। क्लियर इतनी बात? देन रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस। पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस मतलब क्या, कि जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, मतलब खेती पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद भी बहुत ज्यादा जो हम वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो इस वेस्ट प्रोडक्ट को कितना कम से कम किया जाए और हमारा जो प्रोडक्शन है उसको कितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, वो भी हम लोग को ध्यान देना है इसके अंदर। फिर हमारा फोर्थ मोटो क्या आना चाहिए, थर्ड मोटो हो गया, फोर्थ मोटो क्या आना चाहिए, दैट वी हैव टू एनहांस अवर न्यूट्रिशनल वैल्यू। मतलब जो भी खाना हम लोग खा रहे हैं,
जो भी चीज हम लोग उगा रहे हैं एग्रीकल्चर में उसके अंदर न्यूट्रिशन ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूं राइस की, तो एक राइस आता है गोल्डन राइस, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसके अंदर विटामिन ए का कंटेंट ज्यादा होता है, 70% से ज्यादा होता है नॉर्मल के कंपैरिजन में। तो ये हमारा मोटो कि इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी क्या हो, ज्यादा हो। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं हमारे फिफ्थ तरीके से, दैट इज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। मतलब हम लोग को ऐसे प्लांट बनाने हैं जो पेस्ट रेजिस्टेंट हो। मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कॉटन का प्लांट देखा होगा, तो पहले क्या होता था पता है, कॉटन के प्लांट के ऊपर ना बहुत सारे बॉल वर्म्स लग जाते थे, कुछ कीड़े होते थे छोटे छोटे, उनको बॉल वर्म्स कहा जाता है, वो लग जाते थे, कॉटन बॉल वर्म्स उनका नाम है। कॉटन बॉल वर्म्स लग जाते थे, वो उन कीड़ों वो उन कॉटन को खाने लगते थे, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत कम हो जाता था। 60-70% जो प्रोडक्शन था ना वो कीड़े खा जाते थे। तो अब इन्होंने क्या किया, एक बीटी कॉटन नाम का एक प्लांट बनाया, वो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। बीटी कॉटन नामक प्लांट बनाया जिसकी वजह से उसका जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब वो जो कीड़े है ना अब वो नहीं खा पा रहे, ठीक है, जो जितने भी प्लांट्स है उसको नहीं खा पा रहे, और जो खा भी ले रहे हैं वो क्या हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो हम लोग ने खुद ही उन जो प्लांट्स है उनको ही क्या कर दिया, पेस्ट रेजिस्टेंट कर दिया। सो दिस कैन बी पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, दिस आर अवर मोटो। ये क्या है, हमारे मोटो है बायोटेक्नोलॉजी यूज करने के एग्रीकल्चरल फील्ड में। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले गोल्डन राइस के बारे में कि आखिरकार गोल्डन राइस होता क्या है, क्या क्या इसके अंदर चीजें। तो देखो होता क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो सेल है, ठीक है, नॉर्मल जो राइस का सेल है, उस राइस के सेल के अंदर, नॉर्मल जो राइस का सेल है उस राइस के सेल के अंदर बीटा कैरोटीन का लेवल बढ़ा देंगे। ठीक है, बीटा कैरोटीन क्या है, बीटा कैरोटीन इज अ प्रिकर्सर। ठीक है, हम लोग बीटा कैरोटीन क्या है, इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। प्रिकर्सर मतलब क्या, कि जिससे कोई आगे चीजें बनने वाली है, समझ रहे हो, जिससे कोई आगे चीजें बनने वाली है उसको हम लोग प्रिकर्सर बोलते हैं। समझ में आ रही? जैसे तुम्हारे घर पे अगर रोटी बनने वाला है तो रोटी किससे बनती है, वो डो से बनती है, ठीक है, इससे बनती है, तो डो क्या हो गया, रोटी का प्रिकर्सर हो गया। समझ में आ रही बात? तो विटामिन ए किससे बनता है, विटामिन ए बनता है बीटा कैरोटीन से। तो अगर आपके बॉडी के अंदर बीटा कैरोटीन जाएगा तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उस बीटा कैरोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देगी, विटामिन ए में। तो हम लोग ने क्या किया, इस राइस का, ठीक है, इस राइस का जो बीटा कैरोटीन कंटेंट है वो इंक्रीज किया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, समझ में आ रही बात? बायोटेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग ने क्या किया, इसका प्रोटीन बीटा कैरोटीन कंटेंट को इंक्रीज कर दिया। अब जितना बीटा कैरोटीन आपके बॉडी के अंदर ज्यादा होगा उतना ही वो कहां जाएगा, सेल बॉडी के अंदर ज्यादा जाएगा और ज्यादा क्या बनेगा, विटामिन ए बनेगा। क्लियर है? अब ये जो बीटा कैरोटीन का कलर है ना, ये येलो कलर का होता है। मेनली कैसा होता है, ये येलो कलर का होता है बीटा कैरोटीन, इसीलिए आपका जो राइस है ना वो हल्का येलो दिखने लगता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया, दैट इज गोल्डन राइस। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया गोल्डन राइस क्या होता है। अब गोल्डन राइस के अंदर जो विटामिन ए होती है ना वो नॉर्मल राइस से 70% ज्यादा होते हैं। कितना? 70% ज्यादा विटामिन ए मिलता है आपके गोल्डन राइस के अंदर नॉर्मल राइस के कंपैरिजन में। क्लियर है? तो अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को विटामिन ए चाहिए तो उसे इतना सारा चावल खाने के बाद जितना विटामिन ए मिल रहा है ना, अगर वो गोल्डन राइस खाएगा ना तो उसे इतना ही चावल खाना पड़ेगा, थोड़ा सा चावल खाना पड़ेगा और उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ उसको विटामिन ए मिल जाएगा। क्लियर है? सो हमारा ये मोटो था, कहां गया हमारा मोटो, देखो यहां पे इनहैंस न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो हम लोग ने क्या किया, गोल्डन राइस का एग्जांपल हो सकता है, गोल्डन राइस हो सकता है ना, यस, ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया, दैट इज गोल्डन राइस। मतलब हम लोग ने गोल्डन राइस के अंदर क्या किया, विटामिन ए का कंटेंट बढ़ा दिया। अब जैसे ही आपकी विटामिन ए आपके अंदर जाता है ना तो वो क्या करता है पता है, आपकी जो आई साइट है ना उसको इंक्रीज करता है, उसको बेटर बनाता है। सो यहां पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है दैट इट इंक्रीज द आई साइट, मतलब ये आपकी आंखों की रोशनी को, ठीक है, आंखों की रोशनी को बहुत ही ज्यादा क्या करता है, बूस्ट करता है, इंक्रीज करता है। समझ में आ रही बात? तो समझ गया क्या होता है गोल्डन राइस, कैसे बनता है, क्या क्या इसके यूजेस है। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज एक ऑर्गेनिज्म। अब मैं तुम लोग को कहानी सुनता हूं, बहुत मस्त कहानी है। दैट इज एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है बैसिलस थैरिंगस की, ठीक है, इसको प्यार से हम लोग बीटी भी बोलते हैं, बैड ट्रिप, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज बैसिलस थैरिंगस। अब ये करता क्या है, देखो ये एक नॉर्मल सा ऑर्गेनिज्म है। फॉर एन एग्जांपल ये है हमारा बैसिलस थैरिंगस, ये भोला सा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। इसके पास एक ऐसा जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके पास एक क्या प्रेजेंट होता है, एक जीन प्रेजेंट होता है। अब ये जीन क्या करेगा, हम सबको पता है कि जीन आगे चले क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, और ये आरएनए से आगे चले क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ये जो जीन है ना इसका एक स्पेशल नाम है, ये जो जीन है ना इस जीन का एक स्पेशल नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रायजीन, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रायजीन। क्यों इसका क्रायजीन नाम है, क्योंकि आगे आगे चल के ना ये रुलाने वाले लोगों को, ठीक है, जो इसको कीड़ा खाएगा ना उसको रुला देगा। ये कैसे, देखो ये क्रायजीन है। अब ये क्रायजीन आगे चले क्या बनाएगा, एक आरएनए बनाएगा, दिस इज द आरएनए, सही है, ये क्या है, आरएनए, और इस आरएनए से आगे चले क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, सही बात है, तो यहां पे एक प्रोटीन बन गया, सो इट इज अ
प्रोटीन। ये कौन सा प्रोटीन है? अब देखो ये प्रोटीन किससे बना हुआ है? क्राइजीन से बना हुआ है। तो इस प्रोटीन को क्या मैं क्राई प्रोटीन बोल सकता हूं, इजीली बोल सकता हूं, सही बात है। तो ये क्राइजीन है, क्राइजीन से आगे चले क्या बना? क्राई प्रोटीन बना। इसको मैं क्या बोला? क्राई प्रोटीन नॉर्मली, ठीक है। अब देखो ये जो क्राई प्रोटीन है ना, इट इज अ इनएक्टिव, सुनो ध्यान से, क्राई प्रोटीन इट इज अ इनएक्टिव टॉक्सिन। इट इज अ इनएक्टिव टॉक्सिन, मतलब ये जो क्राई प्रोटीन है ये एक टाइप का जहर है, बट ये इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब ये एक्टिव नहीं है इसके बॉडी के अंदर, ठीक है। ये इसके बॉडी के अंदर एक्टिव नहीं है। अब इसका ज्यादा यूज नहीं है। इसका यूज कहां पे आएगा पता है? जब इसको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खा लेगा, ठीक है। अब यहां पे एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म है, बड़ा सा ऑर्गेनिज्म है, ये आया और इसने क्या किया? इसको खा लिया, ठीक है। इसने क्या किया? इसको यहां से खा लिया। अब जैसे ही ऑर्गेनिज्म इसने खाया, अब देखो ये जो क्राई प्रोटीन था ये कहां पहुंच गया? इसकी गट में। ये इसकी गट है, फॉर एग्जांपल जैसा हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, वैसे ये क्या है? इसकी गट। तो मैं बोल सकता हूं इट इज अ गट, समझ रहे हो। और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको मैं मिड गट बोल सकता हूं। मिड गट होता है ना जो बीच में होता है गट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिड गट। अब ये जैसे ही ऑर्गेनिज्म इसको खाया, तो जैसे ही ऑर्गेनिज्म का ये जो क्राई प्रोटीन है, मतलब ये वाला जो प्रोटीन है, इसको हम लोग येलो कलर से बना रहे थे, अच्छा इसको येलो कलर से, ये जो येलो कलर से बनाया हुआ मेरा क्राई प्रोटीन है, ये जैसे ही इसके मिड गट में पहुंचा, ठीक है, जैसे इसके मिड गट में पहुंचा, अब इसके मिड गट का जो कंडीशन होता है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है। क्या होता है? अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन मतलब समझते हो? बेस, ठीक है, एसिड बेस पढ़ा होगा आप लोग ने। तो जो बेसिक नेचर होता है, ठीक है, इसका जो मिड गट होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? बेसिक होता है या फिर अल्कलाइन इन नेचर होता है। तो जैसे ही ये क्राई प्रोटीन, ठीक है, ध्यान से सुनो, जैसे ही ये क्राई प्रोटीन इसके मिड गट के अंदर आता है, मतलब अल्कलाइन नेचर के अंदर आता है, ये वैसे ही इनएक्टिव से एक्टिव बच जाता है, ठीक है। ये कैसी, ये क्या अब इसमें किस में कन्वर्ट हो गया? ये एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया, समझ रहे हो? ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया। अब एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट होने के बाद पता है क्या करवाएगा? ये परफोरेशन करवा देगा। किसके अंदर? गट्स के अंदर। परफोरेशन मतलब क्या? यहां पे इसके मिड जो गट है ना, इसके अंदर छेद होने लगेगा। इट इज कॉल्ड परफोरेशन। परफोरेशन मतलब समझ गया, ठीक है। परफोरेशन मतलब ऐसे छेद बोल सकते हो, ठीक है। परफोरेशन मतलब क्या? छेद। ये जो मिड गट का पोर्शन है उसके अंदर क्या होने लगेंगे? छेद होने लगेंगे, जिसकी वजह से आप देखो ये छेद हुआ, मतलब इसका जो पूरा ब्लड है, ब्लड सिस्टम खराब हो गया, इसका जो जितने भी ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स थे इसके अंदर वो खराब हो गए, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। समझ में आ रही? ये ऑर्गेनिज्म भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक टॉक्सिन पहुंच गया जिसने क्या किया? परफोरेशन करवा दिया, उसके बॉडी के अंदर छेद करवा दिया। कौन सा टॉक्सिन था वो? दैट इज क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन किसके अंदर से आया था? एक बैक्टीरिया के अंदर से आया था, दैट इज बैसिलस थैरिंगस, ठीक है, समझ रहे हो? बैसिलस थैरिंगस, इसके अंदर क्या बनता था? क्राई प्रोटीन बनता था। जैसे इस क्राई प्रोटीन को इसने खाया, ठीक है, तो ये क्राई प्रोटीन क्या था? इसके बॉडी में तो इनएक्टिव था, लेकिन जैसे इसके बॉडी में क्या वो क्या हो गया? एक्टिव प्रोटीन हो गया। और ये एक्टिव होने के साथ साथ इसने क्या किया? इसके गट में यानी इसके इंटेस्टाइन में क्या करने लगा? वो छेद करने लगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की क्या हो गई? डेथ, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म की क्या हो गई? डेथ। ये ऑर्गेनिज्म मर गया, समझ रहे हो? तो इस बंदे ने क्या बोला? इसने क्या बोला कि मैं खुद तो मरूंगा, साथ साथ तेरे को भी लेके मरूंगा। समझ में आ रही बात? ये क्या बोला कि मैं खुद तो मर रहा हूं भैया, तूने मेरे को मार दिया, लेकिन मैं साथ साथ तेरी भी जान ले लूंगा। तो जब साइंटिस्टों को इस बैसिलस थैरिंगस के बारे में, ठीक है, इसकी इस प्रॉपर्टी के बारे में पता चला तो वो बहुत ही खुश हो गए। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? इसका ये जीन निकाल के, ठीक है, ये जो जीन है ना जो आगे चले क्राई प्रोटीन बना रहा था, इस जीन को निकाला और बड़े सारे अलग अलग प्लांट्स के अंदर डाल दिया। जैसे अगर मैं बात करूं कॉटन के अंदर डाल दिया, तो जैसे ही कॉटन का पेड़ उग रहा है, अब कॉटन के पेड़ में ये जीन प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्टों ने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, किसका यूज करके? बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके इस जीन को किसके अंदर डाल दिया है? कॉटन के प्लांट के अंदर डाल दिया। अब जैसे ही कॉटन का प्लांट होगा तो उसके अंदर ये जीन है, तो इस जीन से क्या बनेगा? क्राई प्रोटीन बनेगा, ठीक है। इस जीन से क्या बन जाएगा? क्राई प्रोटीन। अब जैसे ही कोई दूसरा कॉटन बॉल वॉर्म इसको खाने के लिए आएगा, कोई कीड़ा इसको खाने के लिए आएगा, ये जो क्राई प्रोटीन है ये इस कीड़े के अंदर पहुंच जाएगा और इस कीड़े की क्या हो जाएगी? डेथ। सही बात है, इस कीड़े की क्या हो जाएगी? डेथ। अब यहां से जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो हमारा कॉटन का प्लांट था, वो क्या हो गया? खुद ही पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया। मतलब उसके ऊपर कोई दूसरा पेस्ट मारने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, वो खुद ही क्या कर रहा है? दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मार दे रहा है। समझ रहे हो? सो ये एक प्रॉपर्टी होती है किसकी? बैसिलस थैरिंगस की। मजा आया पढ़ के? समझ में आया? एकदम क्लियर है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहां यूज कर सकते हैं? कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसके अंदर यूज कर सकते हैं? देखो ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग टमाटो में यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। इस टमाटो देखो, जिसमें भी आप यूज करोगे ना उसके नाम के आगे आपको बीटी लगाना है, ठीक है। उसका नाम क्या आगे आपको क्या लगाना है? बीटी। बीटी मतलब क्या? बैसिलस थैरिंगस, ठीक है। तो ये है बीटी टोमेटो। साथ में हम लोग पोटैटो के अंदर भी यूज कर सकते हैं, तो इसके आगे भी लगा दो, दैट इज बीटी पोटैटो। फिर हम लोग राइस के अंदर भी यूज करते हैं, तो बीटी राइस। फिर कॉटन के अंदर भी यूज करते हैं, जैसा मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया, सो बीटी कॉटन। फिर सोयाबीन के अंदर भी यूज कर सकते हैं बीटी। उसके बाद यहाँ पे ब्रिंजल,
ठीक है, बीटी ब्रिंजल भी बहुत ज्यादा यूज होता है। इनफैक्ट ये जो बीटी ब्रिंजल है ना, इट इज इंडिया फर्स्ट, ये इंडिया का फर्स्ट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट था, जो कि किससे बना हुआ था, बैसिलस थैरेगनस से। तो ये भी लिख लो, क्या पता कहीं एमसीक्यू में दे दे। सो इट इज इंडिया फर्स्ट बीटी प्लांट। समझा इतना? ठीक है, समझ में आया बीटी की कहानी क्या था, बैसिलस थैरेगनस ने क्या किया, और इंडिया का सबसे पहला बीटी प्लांट क्या था, दैट इज बीटी ब्रिंजल। और अगर कॉमन सा एग्जांपल देना हो तो बीटी कॉटन का एग्जांपल दे देना, बड़ा मस्त एग्जांपल है। सही है, क्लियर है, समझ में आ गया? और नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज अवर आरएनए इंटरफेरॉन्स। ठीक है, आरएनए इंटरफेरॉन्स, इसी को जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं और इसी को दैट इज एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। अब ये क्या होती है वो थोड़ा सा समझो, बहुत मजेदार है। देखो, एक हम लोग बोल सकते हैं एक निमैटोड होता है। निमैटोड पता है? नहीं पता? आप लोग ने 11th में पढ़ी है किंगडम एनिमेलिया, उसमें एक फाइलम था जिसका नाम था एस्केल हेलमिंथस, पढ़ा होगा ना आप लोग ने, एस्केल हेलमिंथस। उस एस्केल हेलमिंथस का एक मेंबर है जिसको हम लोग कहते हैं निमाटोड। इस निमाटोड का नाम क्या है? इसका नाम है दैट इज मिलाइडोगाइनिन इनकॉग्निशिया। ठीक है, इसका नाम क्या है? मिलाइडोगाइनिन इनकॉग्निशिया। अब देखो, मैंने आपको पढ़ाया था एस्केल हेलमिंथस में, मैंने तो नहीं पढ़ाया था, मतलब हाँ, मैंने पढ़ाया ऑलरेडी इस लेसन को इस चैनल पे। अगर आपने देखा होगा या फिर नहीं देखा हो तो कोई दिक्कत की बात है, लेकिन देखो एस्केल हेलमिंथस के जितने ही मेंबर है, ठीक है, जिनके भी नाम में हेल लगा, देखो प्लैटी हेलमिंथस और एस्केल हेलमिंथस, इसके नाम में क्या लगा हुआ है? हेल लगा हुआ है। मतलब ये बहुत ही गंदे ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरे को क्या करते हैं? मारने का काम करते हैं, या फिर ये एंडोपैरासाइट्स हैं। दीज आर द एंडो पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट मतलब पता है आप लोग क्या होता है? पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सुन लो, जिसको नहीं पता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैरासाइट कहते हैं जो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहे, ठीक है, उसी का क्या करे? न्यूट्रिशन खाए और उसी को बीमारी कॉज करे। जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, जैसे एस्कैरिस लग जाता है हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है, तो वो एस्कैरिस क्या करता है? हम मेरा जो डाइजेस्टर फूड है, जो मैं फूड खा रहा हूं, उसी को क्या करता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये उसी को क्या कर लेगा? वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसका भी न्यूट्रिशन हो गया, और साथ साथ क्या करता है? वो मेरे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, मतलब मेरे बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन होती है उसको तोड़ने लगता है। समझ में आ रही बात? तो वो मुझे डिजीज कॉज कर रहा है, साथ ही साथ क्या दे रहा है? साथ ही साथ मेरा जो ये है न्यूट्रिशन, उसको भी वो कंज्यूम कर रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैरासाइट कहते हैं। अब ये पैरासाइट दो जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो आपके बॉडी के अंदर या तो आपके बॉडी के बाहर। ठीक है, जैसे बाहर बोल सकते हो तो देखो हमारे जो ये होते हैं बाल होते हैं, उसमें जुएं लग जाती है बहुत सारी। ठीक है, बहुत सारी कभी कभी देखा होगा ना, जुएं लग जाती है बहुत सारे लोगों की। तो वो जुएं क्या करती है? आपकी बॉडी के जो स्केल्स होते हैं ना, उनको तोड़ती रहती है, साथ ही साथ वहां से आपके बॉडी के अंदर ब्लड को सक करती रहती है। सही बात है? तो आपके बॉडी को परेशान कर रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है, साथ ही साथ क्या कर रही है? वहां से आपके बॉडी से न्यूट्रिशन भी चुरा रही है। तो ये आपके बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। वही मैंने एस्कैरिस का एग्जांपल दिया, वो आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट था। तो जो पैरासाइट्स है वो दो टाइप में डिवाइड हो सकते हैं, या तो एक्टोपैरासाइट या तो एंडोपैरासाइट। एक्टो मतलब क्या? जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होंगे, और एंडो मतलब क्या? जो आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो जो नेमाटोड है, जो मैंने इसका एग्जांपल दिया, दैट इज मिलाइडोगाइनिन इनकॉग्निशिया, इट इज अ एंडोपैरासाइट, मतलब ये आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। सही है, इतना समझ में है? ये आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। तो अब देखो ये करता क्या है, इसका जुर्म क्या है? देखो सुनो, ध्यान सुनो, ये वाला मिटा दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक प्लांट होता है टोबैको का, ठीक है, ये एक प्लांट है। किसका प्लांट है? टोबैको का प्लांट है। ठीक है, अब इस प्लांट की यहां पे रूट्स है, फॉर एग्जांपल ये इसकी रूट्स है, ठीक है, ये इसकी रूट है। अब ये जो मिलाइडोगाइनिन इनकॉग्निशिया है, फॉर एग्जांपल दिस इज द मिलाइडोगाइनिन इनकॉग्निशिया, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि अब ये जाने वाला है, इसको अटैक करने वाला है। ये जाता है इनकी रूट्स में, घुसता है। कहां घुसता है? टोबैको की प्लांट में, टोबैको की प्लांट के रूट के अंदर जाता है और उनको एक बीमारी कॉज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूट नॉट। ठीक है, उनको एक बीमारी कॉज करता है जिसको हम लोग कहते हैं रूट नॉट। रूट नॉट मतलब क्या? कि इसके रूट्स पे से बड़े बड़े ना नॉट्स आ जाते हैं। नॉट समझते हो? ऐसे गट्ठे आ जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े यहां पे। ये कौन कॉज कर रही है? एक बीमारी है। कौन कॉज कर रहा है? मिलाइडोगाइनिन इनकॉग्निशिया कॉज कर रहा है। ठीक है, मिलाइडोगाइनिन इनकॉग्निशिया किसका मेंबर है? ये एस्केल हेलमिंथस का मेंबर है, जिसको हम लोग नेमाटोड भी बोलते हैं। क्लियर है? ये क्या, कौन सी बीमारी कॉज कर रहा है? इट इज अ डिजीज, यहां लिख देता हूं। ठीक है, ये एक डिजीज कॉज कर रहा है जिसका नाम है रूट नॉट। आई होप मेरे साथ आप भी नोट्स बना रहे होंगे, वहां पे आप बुक लेके बैठे होंगे, तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं ना तो 2 मिनट बाद, 2 मिनट नहीं बोल सकते, 2 घंटे बाद आप इस चीज को भूल भी सकते हो। तो इसको जरूर से अपने बुक पे लिख लेना। क्लियर है? स्टार्टिंग से लिखना चाहिए था। सो इट इज एक डिजीज कॉज कर रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं रूट नॉट, जो बहुत ही ज्यादा खराब है हमारे टोबैको के लिए। खराब क्यों है? क्योंकि जैसे इसको रूट नॉट हो जाता है ना, ये अपने रूट से, अब रूट का फंक्शन जनरली क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल को एब्जॉर्ब करना, लेकिन ये अपना फंक्शन कर नहीं पाता। तो अगर ये इसका फंक्शन नहीं कर पा रहा, अगर ये अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो या इसका मतलब क्या है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा अच्छे से मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये पूरे प्लांट्स के ऊपर बहुत ज्यादा
हम लोग बोल सकते हैं वेरिएशन देखने के लिए मिलती है, या फिर डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलती है वाटर की। और अगर वाटर नहीं रहेगा ना, देखो वाटर सबके लिए जरूरी है, चाहे एनिमल चाहे प्लांट, चाहे हम चाहे प्लांट, सबके लिए क्या जरूरी है, वाटर जरूरी। तो इसको अगर वाटर नहीं मिलेगा, मिनरल नहीं मिलेगा, तो ये मर भी सकता है। ठीक है, तो एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, कहां ने बनाए, चलो एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। क्या करना है, देखो ये फॉर एग्जांपल आपका मिलाइडोगाइनिन इनकॉग्निशा है, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश है। क्यों खुश है, क्योंकि ये जाके कॉज करने वाला है रूट नॉट टोबैको प्लांट के अंदर। ठीक है, तो देखो इसके बॉडी के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा जीन प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, एक जीन प्रेजेंट है। अब ये जीन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये जो जीन है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन बना रहा है इसके बॉडी में। ये जीन है ना, ये क्या कर रहा है, आगे चल के एक आरएनए बनाएगा। सही है, इससे ये क्या बनाएगा, एक आरएनए बनाएगा, और इस आरएनए से आगे चले क्या बनेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। इट इज अ इंपॉर्टेंट प्रोटीन। कोई भी प्रोटीन ले लो, ठीक है, कोई भी एक प्रोटीन का ले लो जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्रोटीन इसके अंदर नहीं बनेगा तो ये मर जाएगा। ऐसा कोई प्रोटीन है जो इसका, अगर ये इसके अंदर नहीं बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसा कोई प्रोटीन इसके अंदर बन रहा है। सही बात है, ये हो गया इसका जीन, ये क्या हो गया इसका जीन। अब देखो क्या बोल रहा है आपकी बुक, आपकी बुक क्या कह रही है कि, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं डायग्राम को, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। हाँ, अब देखो ध्यान से सुनो, ये इसके क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। आरएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एक टोबैको का एक ऐसा प्लांट बनाया। फॉर एग्जांपल हम लोग ने बायोटेक्नोलॉजी यूज करके टोबैको का एक ऐसा प्लांट बना दिया जिसके हर सेल के पास, ठीक है, जिसके हर सेल के पास इस आरएनए का, ये दिख रहा है, ये वाला जो आरएनए, इस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट आरएनए इसके पास प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये इसके पास यहाँ पे एक सेल है, इस सेल को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये वाला सेल। ठीक है, तो इस सेल के पास यहां पे एक दूसरा आरएनए प्रेजेंट होगा, एंड इट इज अ सी आरएनए। ये कौन सा आरएनए है, सी आरएनए। सी आरएनए का मतलब क्या है, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट आरएनए। क्या, कौन सा आरएनए, ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, उल्टा। जैसे यहां पे ए है तो यहां पे टी होगा, यहां पे जी है तो यहां पे सी होगा। समझ में आ रही है ना बात। हमेशा ए किससे मिलता है, टी से मिलता है। ठीक है, जी हमेशा किससे मिलता है, सी से मिलता है। ये डीएनए की कहानी है। अगर आरएनए की कहानी होगी तो आरएनए में ये जो टी है, ये टी है, किससे रिप्लेस हो जाएगा, यू से रिप्लेस हो जाएगा। सही है, यूरासिल से रिप्लेस हो जाता है। सही बात है। तो इसका ये जो यहाँ पे डीएनए, ये जो आरएनए यहां बन रहा है ना, इस आरएनए का ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। तो जैसे ही ये मिलाइडोगाइनिन आएगा और इस जो हमारा सेल है इसको जैसे ही खाएगा, ठीक है, जैसे ही क्या करेगा, इस सेल को खाएगा। मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, सी आरएनए प्रेजेंट था। मतलब इसने क्या किया, इस आरएनए को खाया, और ये जो सी आरएनए है कुछ टुकड़ों में यहां आ गया। टुकड़े क्यों है भैया, क्योंकि इसने डाइजेस्ट किया ना, इसने क्या किया, इस चीज को डाइजेस्ट कर लिया, तोड़ दिया। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट आरएनए क्या हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए। क्लियर है, ठीक है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए। चलो मैं इसको इस कलर से बना लेता हूं ताकि आप लोग को थोड़ा और अच्छे समझेगा। सही है, ये जो कॉम्प्लीमेंट आरएनए ये ग्रीन कलर का है। सही है, और जो हमारा नॉर्मल आरएनए ये क्या है, जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन बना रहा है, वो कौन सा आरएनए, दैट इज येलो कलर का। अब क्या होगा, जैसे इसने खाया इसको, ठीक है, ये जो आरएनए के टुकड़े हैं ये यहां पे आएंगे और ये इसके साथ पेयरिंग कर लेंगे। क्यों पेयरिंग कर रहे हैं भैया, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। साथ ही साथ ये वाला टुकड़ा आएगा और यहां पे पेयरिंग कर लेगा, और ये वाला टुकड़ा आएगा यहां पे पेयरिंग कर लेगा। सही है, मतलब अब ये जो आरएनए है ये क्या बन गए हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये कौन से आरएनए बन गए हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और याद करो, मैंने आप लोगों को प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे पढ़ाया था, कभी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करते। अगर आपको प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, पता है, लेकिन अगर आपको प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं चलेगा, आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही चलेगा। और अगर यहां पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, मतलब ये वाला जो प्रोटीन है, ये वाला जो प्रोटीन है ये नहीं बनेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन था इस मिलाइडोगाइनिन इनकॉग्निशा के लिए। मतलब अब ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन नहीं बनेगा और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, मर जाएगा, इसकी डेथ हो गई। समझा, क्लियर है। तो इसी टेक्निक को, इसी पूरी टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए इंटरफेरेंस, या फिर इसको हम लोग जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं। मतलब कोई जीन का जो एक्टिविटी था उसको मैंने साइलेंट कर दिया। तो ये जीन का कोई एक्टिविटी था ना, आरएनए बना रहा था ना, उस एक्टिविटी को मैंने क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीन साइलेंसिंग, या फिर इसको एंटी सेंस आरएनए भी बोलते हैं। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बोला, लिखा था ना मैंने, इसको, इस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को ही हम लोग, ध्यान से सुनो, इस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को ही हम लोग एंटी सेंस आरएनए भी कहते हैं।
ठीक है, इसे भी नोट डाउन कर लेना। क्लियर है इतना? समझा? आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? इसका भी ले लो चाहिए तो, ठीक है, ले लिया। आ जाओ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज आवर इंटरफेरेंस आरएनए इंटरफेरेंस इन फ्लेवर सेवर टमाटो। ठीक है, एक एग्जांपल है आपका फ्लेवर सेवर टमाटो। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। फ्लेवर सेवर टमाटो, टमाटो आप लोगों को पता है, टमाटर, ठीक है, लाल लाल टमाटर हम लोग ने देखा ना, हमारे घर पे आता है, बहुत सारे सब्जियों में पड़ता है। तो फ्लेवर सेवर टमाटो क्या खास है? देखो, नॉर्मल सा जो टमाटो होता है, नॉर्मल जो टमाटो होता है, ये मैं बना रहा हूं, ये मेरा रेड कलर का टमाटो है, ठीक है, रेड कलर का होता है टमाटो, थोड़ा सा ऑरेंजिश होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस टोमेटो के अंदर एक डीएनए प्रेजेंट होगा। डीएनए भैया सबके अंदर प्रेजेंट है ना, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है। तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी इस टोमेटो के अंदर एक डीएनए प्रेजेंट होगा, और ये डीएनए आगे चले क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। और इस आरएनए से, ठीक है, इस आरएनए से एक प्रोटीन बनता है। ठीक है, इस आरएनए से क्या बनता है? कि जो ग्रीन कलर का दिखा रहा हूं, एक ग्रीन कलर का क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। एक्चुअली प्रोटीन ग्रीन कलर का नहीं होता, वैसे आप लोग को दिखा रहा हूं ग्रीन कलर का, ठीक है, समझ में आया? तो ग्रीन कलर का प्रोटीन बनता है। इस प्रोटीन का नाम मैंने यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट इज पॉलीगैलेक्टोरेनेज। ठीक है, इसका नाम क्या है? दैट इज पॉलीगैलेक्टोरेनेज। अब इसका फंक्शन क्या है? देखो, ये जो इस प्रोटीन का फंक्शन क्या पता है? ये जो टमाटर की, ठीक है, ये जो टोमेटो की ऊपर वाली कवरिंग है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ना, ऊपर वाली जो रेड वाली कवरिंग होती है, जिसको ऐसे निकालो तो निकल जाता है ना, उस कवरिंग को बहुत ही ज्यादा ये क्या करता है? उसको डिग्रेड करता है। ठीक है, उस कवरिंग को क्या करता है? ये डिग्रेड करता है। ये नेचुरली होता है, ये सारी चीजें नेचुरली होती है, नेचुरली होती है। नेचर क्या करती है? इस टोमेटो के अंदर से एक प्रोटीन बनाती है, जिस प्रोटीन का नाम क्या है? दैट इज पॉलीगैलेक्टोरेनेज। ये पॉलीगैलेक्टोरेनेज क्या करता है? ये डिग्रेड करता है कवरिंग ऑफ टोमेटो, टोमेटो की कवरिंग को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, डिग्रेड दी, ऐसे लिख दो, डिग्रेड दी कवरिंग ऑफ टोमेटो, कवरिंग ऑफ टोमेटो। क्लियर है? ठीक है, टोमेटो की कवरिंग को क्या कर रहा है? डिग्रेड कर रहा है। अब होगा क्या? अगर ये टोमेटो की कवरिंग को डिग्रेड कर रहा है, जिसके वजह से हमारा जो टमाटर है वो बहुत जल्दी सड़ जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ऐसे जो बोलते हैं ना हम लोग, पिलपिला हो जाता है, बहुत जल्दी उसमें धंसने लगता है वो, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। अब हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने आरएनए इंटरफेरेंस, हम लोग के पास तरीका है भैया, हमारे पास मस्त तरीका है आरएनए इंटरफेरेंस। हम लोग ने क्या किया? इस जीन, ये जो जीन दिख रहा है, ठीक है, इसको साइलेंट कर दिया। इस जीन को हम लोग ने क्या किया? साइलेंट कर दिया। यहां पे एक दूसरा आरएनए डाल के, ठीक है, मैंने क्या किया? आरएनए इंटरफेरेंस यूज किया और एक दूसरा आरएनए डाला, सॉरी, एक आरएनए दूसरा आरएनए डाला, जिसकी वजह से क्या हो गया? ये जीन क्या हो गए? ये जो आरएनए था ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। ये आरएनए क्या हो गया? डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया, जिसकी वजह से, इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए की वजह से अब ये प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा। और अगर ये प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा, जिसकी वजह से ये जो एंजाइम है, जो बन रहा था, प्रोटीन बन रहा था, दैट इज पॉलीगैलेक्टोरेनेज, ये बन नहीं रहा। अब जिसकी वजह से हमारा जो कवरिंग, टोमेटो की जो कवरिंग थी ना, वो डिग्रेड हो रही थी ना, वो अब होना बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी जो लाइफ पीरियड है, ठीक है, इसका जो लाइफ पीरियड बोल सकते हो, ठीक है, या फिर जो टोमेटो की लाइफ है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ज्यादा दिन तक जो टोमेटो में सड़ेगा नहीं। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मेडिसिन। ठीक है, एग्रीकल्चर खत्म हो चुका है, एग्रीकल्चर में इतना ही पढ़ना था हम लोग को। अब हम लोग को आना है दैट इज मेडिसिन के बारे में, कि मेडिसिन में हम लोग कौन कौन सी चीजें यूज करेंगे। तो एक हम लोग यूज करेंगे थेरापेटिक यूजेस में। थेरापेटिक यूजेस मतलब क्या? जो वैक्सीन बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो इंसुलिन की दवाइयां बना रहे हैं, इसमें अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है दैट इज इंसुलिन। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ इंसुलिन वाला, स्टार्टिंग में बताया था ना हम लोगों ने इंसुलिन को क्या क्या करना है, ठीक है। आज हम लोग तो इंसुलिन को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले, ठीक है। पहले तो मैं आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बता रहा था ना इंसुलिन कैसे बन रहा है। अब हम लोग इंसुलिन के फायदे देखने वाले हैं और ये बन कैसे रहा है वो देखेंगे। फिर अगर मैं बात करूं जीन थेरेपी में, तो बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और बहुत सारे ऐसे जीन होते हैं जो खराब हो जाते हैं मेरे बॉडी में, ठीक है। अगर मेरे बॉडी में कोई जीन खराब हो गया तो उस खराब जीन की वजह से, उस फॉल्टी जीन की वजह से आगे चल के जो प्रोटीन बनेगा वो भी क्या होगा? फॉल्टी होगा। तो अगर प्रोटीन फॉल्टी बनेगा तो मेरे बॉडी का जो कैरेक्टर होगा वो भी क्या हो जाएगा? खराब हो सकता है। जिसकी वजह से मैं जीन थेरेपी करके, मतलब जीन थेरेपी में क्या करूंगा? उस चीज को ही चेंज कर दूंगा, मतलब उस सेल को ही क्या कर दूंगा? अपने बॉडी से निकाल फेंकूंगा, ठीक है। जिसके वजह से मैं अपने बॉडी का एक केयर कर सकता हूं। सही बात है। तो सबसे पहले हम लोग थेरेपेटिक यूजेस में इंसुलिन का एग्जांपल पढ़ेंगे, फिर हम लोग जीन थेरेपी की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है? आ जाओ थेरापेटिक यूजेस, जिसमें हम लोग इंसुलिन यानी ह्यूमुलिन के बारे में पढ़ेंगे। देखो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन हम लोग को पता है कि ये किसको दिया जाता है, दैट इज हमारे बॉडी में। देखो नेचुरली इंसुलिन प्रेजेंट होता है मेरे बॉडी में, सबके बॉडी में इंसुलिन क्या है? प्रेजेंट है। और इसका काम क्या है? इसका काम है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना, शुगर लेवल को मेंटेन करना। सही है?
मतलब अगर आप शक्कर ज्यादा खा लेते हो या मीठी चीजें ज्यादा खा लेते हो तो आपके जो शुगर, ब्लड का जो शुगर लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वैसे ही आपके बॉडी से क्या रिलीज होना शुरू हो जाता है, इंसुलिन रिलीज होना शुरू हो जाता है, और वो क्या करेगा, इस शुगर लेवल को कम कर देगा। ठीक है, इस शुगर लेवल को कम कर देगा, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां नहीं होती। अब जिन बंदों के अंदर, जिन इंसानों के अंदर, हम लोग बोल सकते हैं जिन इंसानों के अंदर ये इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होता, ठीक है, ये इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होता, इंसुलिन का सिक्रीशन कहां से होता है, पैनक्रियास से। ठीक है, कहां से होता है ये, पैनक्रियास से होता है। तो जिस भी इंसान के अंदर इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होता है उसके अंदर बीमारी हो जाती है, उनको एक डिजीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज। ठीक है, इनको एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज। क्लियर है? ठीक है, डायबिटीज बीमारी क्लियर है। अब देखो दिक्कत क्या है, पहले के टाइम पे क्या करते थे पता, जिस बंदे को डायबिटीज होती थी ना उसको किसी दूसरे एनिमल का इंसुलिन चढ़ाया जाता था। ठीक है, उसको किसी दूसरे एनिमल का क्या चढ़ाया जाता था, इंसुलिन चढ़ाया जाता था। जैसे काऊ होती थी, ठीक है, गाय होती थी ना, तो गाय को कट किया जाता था, उनका जो पेनक्रिया था उसको निचोड़ के उसके अंदर का इंसुलिन निकाला जाता था, उसको हम लोग बोलते थे बोवाइन इंसुलिन। बोवाइन इंसुलिन किसके अंदर से मिलेगा, ये काउस के अंदर से मिलेगा। ठीक है, बोवाइन इंसुलिन कहां से मिलेगा, काउस के अंदर से मिलेगा। फिर एक और तरीका था, पिग्स को कट किया जाता था। ठीक है, पिग्स जो होते थे उनको कट करके उनके इंसुलिन, उनका जो पेनक्रियास था उनको निचोड़ के उनसे इंसुलिन लिया जाता था, उसको हम लोग बोलते हैं पोर्काइन इंसुलिन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पोर्काइन इंसुलिन। कहां से मिलता था ये, पिग्स से मिलता था। ठीक है, फिर और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे हॉर्स एग्जांपल है, हॉर्स को भी कट करके उनका जो क्या बोल सकते हैं पेनक्रिया है उसको निचोड़ करके इंसुलिन निकाला जाता था। तो ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन पहले जो डायबिटीज वाले पेशेंट थे, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट थे, पहले उन लोग को इंसुलिन से चढ़ाया जाता था। तो देखो इसके ना बहुत सारे नुकसान है। क्या नुकसान है, ये पहली बात, ये हमारे बॉडी का इंसुलिन नहीं है, मतलब ये हमारा बॉडी नहीं बना रहा है, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का इंसुलिन है। जैसे ये बोवाइन इंसुलिन काऊ का है, पोर्काइन इंसुलिन पिग का है, और भी बड़े सारे इंसुलिन है, हॉर्स का इंसुलिन है। तो वो उस इंसुलिन का पता है हमारे बॉडी के ऊपर बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने मिलते थे। ठीक है, उन इंसुलिन के हमारे बॉडी के ऊपर बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने मिलते थे, क्योंकि वो हमारा इंसुलिन नहीं है। ये एक रीजन हो गया। साथ ही साथ और भी बहुत सारे इसके रीजन है कि आप इंसुलिन बनाने के लिए कितने काऊ को कट करोगे। क्या आप दुनिया की सारी काऊ को कट कर डालोगे इंसुलिन बनाने के लिए? सारे हॉर्स को कट कर दोगे, सारे पिग को कट कर दोगे? नहीं ना। तो इसका कोई एक दूसरा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई एक दूसरा सॉल्यूशन हम लोग को जरूर से जरूर ढूंढना पड़ेगा। तो क्या सॉल्यूशन ढूंढा गया भैया? बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया गया। क्या किया है देखो, ये वाला मिटा दो स्लाइड। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो वरना तुम लोग को वापस नहीं मिलेगा। ले लिया? ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो देखो क्या किया हम लोग ने क्या किया, एक ह्यूमन का सेल लिया, नॉर्मल ह्यूमन का सेल। ठीक है, इट इज अ नॉर्मल ह्यूमन सेल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, हमारा जीन प्रेजेंट था। कौन सा जीन? इंसुलिन का जीन। कौन सा जीन है ये? इंसुलिन का जीन है। ठीक है, अब ये जो इंसुलिन का जीन है, ये जो इंसुलिन का जीन है, हमने क्या किया, इसको निकाला यहां से और इसको डाल दिया एक बैक्टीरिया में। ठीक है, इसको किसमें डाल दिया? एक बैक्टीरिया में, जिस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। ठीक है, जिस बैक्टीरिया का क्या नाम है? ई कोलाई। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग ने इसको किसमें डाल दिया? ई कोलाई में। क्लियर है? देखो, अच्छा, इसको पढ़ने से पहले आप लोग को यह पढ़ना पड़ेगा, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी, कि हमारे बॉडी में इंसुलिन कैसे बनता है। ठीक है, आप ये पहले ये जान लो कि ह्यूमंस के बॉडी में कैसे इंसुलिन बनता है, फिर हम लोग जानेंगे ई कोलाई में कैसे इंसुलिन बनता है। चलो आ जाओ, देखते हैं पहले हम लोग कि हम इंसानों के अंदर कैसे, ह्यूमंस के अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है एक नॉर्मल इंसान के अंदर। आ जाओ देखते हैं। देखो, नॉर्मल जो इंसुलिन का जीन होगा, दिस इज द, फॉर एग्जांपल दिस इज द इंसुलिन जीन। ठीक है, ये इंसुलिन का जीन है। तो ये इंसुलिन का जीन है, आगे चल क्या बनाएगा? इंसुलिन का प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, इंसुलिन का क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। सो फॉर एग्जांपल दिस इज इंसुलिन। ये क्या है? इंसुलिन। तो ये इंसुलिन 3 पार्ट में होते हैं। ठीक है, ये इंसुलिन क्या होते हैं? 3 पार्ट में होते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसको ए बोला जाता है। ठीक है, जो दूसरा पार्ट होता है ये इस साइड वाला, इसको बी बोला जाता है और इसको सी बोला जाता है। समझ में आ रही बात? ये वाला ए पार्ट, ये वाला बी पार्ट और ये वाला सी पार्ट, ये क्या है? टोटल क्या है? एक इंसुलिन है। क्लियर है? ये क्या है? इंसुलिन का जीन। इंसुलिन का जीन है। ठीक है, ये एक इंसुलिन का जीन है और इस इंसुलिन से आगे, इस जीन से आगे चले क्या बन रहा है? इंसुलिन बन रहा है। कितने पार्ट में? ए पार्ट में, बी पार्ट में और सी पार्ट में। अभी जो सी वाला पार्ट है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, हमारे लिए क्या होता? इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो हमारा बॉडी क्या करता है, ध्यान से सुनो, हमारा बॉडी क्या करता है? इस पार्ट को यहां से कट करता है, इस पार्ट को यहां से क्या कर देगा? कट कर देगा और इसको अलग कर देगा। तो यहां पे 2 पार्ट बच गए। देखो, सी निकल गया तो यहां पे ए वाला पार्ट बच गया
और बी वाला पार्ट बच गया, ये ए है और ये क्या है, बी है। सही है। इस ए को और बी को हम लोग क्या करेंगे, सल्फाइड लिंकेज से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हमारा बॉडी क्या करेगा, इसको सल्फाइड लिंकेज से क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर हमारा इंसुलिन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा प्रॉपर इंसुलिन। क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा प्रॉपर इंसुलिन। समझ में आया कैसे बना, एक जीन था, उस जीन से आगे चले क्या बना, सॉरी एक जीन था उससे आगे चले क्या बना, प्रोटीन बना। इस प्रोटीन के 3 पार्ट थे, ए बी, यहां पे 3 पार्ट थे, ए बी और सी। सही बात है, हमारे लिए सी यूजफुल नहीं है, तो हमारा बॉडी क्या करता है, इसको कट करता है और बी और सी को सल्फाइड बॉन्ड से क्या कर देता है, जोड़ देता है। इट इज अ सल्फाइड बॉन्ड, यहां पे लिख लो, इट इज अ सल्फाइड बॉन्ड। क्लियर है, ठीक है, इसको जोड़ देता है। अब ये तो नॉर्मल प्रोसेस हो गई जो ह्यूमंस के अंदर चल रही है। अब समझते हैं हम लोग कि बैक्टीरिया के अंदर हम लोग कैसे करेंगे इसको। तो हम लोग ने क्या किया, इसको बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, इस जीन को, तो यहां पे हमारा जीन आ गया। ठीक है, ये हमारा जीन है और इस जीन से आगे चले क्या बन रहा है, हमारा प्रोटीन बन रहा है। ठीक, क्या बन रहा है, हमारा प्रोटीन बन रहा है। अब इस प्रोटीन में भी 3 पार्ट होंगे, सिमिलर से वैसे ही 3 पार्ट होंगे यहां पे। सो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये हमारे 3 पार्ट होंगे। अब देखो हमारे बॉडी के अंदर ये हमारा बॉडी क्या करता था, इस बी सी पार्ट को खुद से कट कर देता था और इस ए और बी को क्या कर देता था, ज्वाइन कर देता था। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम हुई साइंटिस्टों को, क्योंकि ये ई कोलाई ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, ई कोलाई ऐसा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, देखो, क्योंकि ये जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है ये ई कोलाई की फैक्ट्री का है ही नहीं। ई कोलाई ऐसा थोड़ी बनाता है, तो उसके पास ये एंजाइम ही नहीं है। ठीक है, ई कोलाई के पास इसको कट करने वाले एंजाइम है ही नहीं। और वो क्यों रखे इन एंजाइम को यार, क्योंकि उसको थोड़ी जरूरत है इस इंसुलिन की, उसको जो खुद की जरूरत है वही बनाएगा ना वो। तो इस इंसुलिन की उसको जरूरत नहीं होती, इसलिए उसको कट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं ना वो भी इसके पास प्रेजेंट नहीं होते। समझ में आ रही बात। तो यहां पे दिक्कत होने लगी कि इंसुलिन तो बना लिया हम लोग ने बड़ा सा, और उसके 3 पार्ट यहां पे आ गए, ए बी और सी। अब इस 3 पार्ट को कट कौन करे, ठीक है, इस 3 पार्ट को कट कौन करे, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी इनिशियल स्टेजेस पे। तो एक कंपनी आई थी जिस कंपनी का नाम था इली लिली कंपनी। ठीक है, आई नो थोड़ी सी मतलब अजीब नाम है, इली लिली कंपनी, तो कोई बात नहीं, हम लोग याद करना है। तो एक कंपनी है जिसका नाम है इली लिली कंपनी। कब आई, 1983 में। इसने क्या किया, ध्यान से सुनो, इसने क्या किया, जो इंसुलिन बनाया गया था ए बी और सी पार्ट वाला, इसने क्या किया, लैबोरेटरी में, कहां पे, लैबोरेटरी में, मतलब लैब में लेके जाके, खुद से, मतलब लैब में लेके जाके कुछ एंजाइम्स अलग से डाल के क्या किया, इस सी वाले पार्ट को कट किया। फिर लैब में ही, ठीक है, लैब में ही ए पार्ट को और बी पार्ट को सल्फाइड लिंकेज से क्या किया, उन्होंने ज्वाइन किया। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही बात। तो ये नॉर्मल सा ये वाला कौन बना रहा था, ई कोलाई बना रहा है। ये वाला जीन कौन बना रहा है, ई कोलाई बना रहा है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग ने बायोटेक्नोलॉजी यूज करके क्या डाल दिया है, जीन डाल दिया है। लेकिन वो कट नहीं कर पा रहा था, तो उसको कट करने का तरीका किसके पास, किसने ढूंढा, इली लिली कंपनी ने। ठीक है, इसने क्या किया, इस सी पार्ट को क्या बोल सकते हैं, लेबोरेटरी में जाके इसको क्या किया, कट किया यहां से। ठीक है, इसको लेबोरेटरी में क्या किया, इसको कट किया। कट करने के बाद क्या हुआ, इस ए और बी को उसने सल्फाइड लिंकेज से ज्वाइन कर दिया। क्लियर है, ठीक है। और ये जो बना, ये बना, इसको हम लोग ने कहा ह्यूमुलिन। ठीक है, मतलब ये ह्यूमन लाइक इंसुलिन बन गया। ठीक है, ये इंसुलिन है जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। ठीक है, और फायदा क्या है, देखो हम लोग ई कोलाई में बना रहे हैं, तो ई कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ना, ये हर 20 मिनट में, ध्यान से सुनो, ये बैक्टीरिया हर 20 मिनट में क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है। हर 20 मिनट में क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है। तो आपको जितने बार ये रिप्रोड्यूस होगा उतना ही ज्यादा नंबर आपको क्या मिलेगा, इंसुलिन मिलेगा। फिर आप क्या करो, इस बैक्टीरिया को नहीं छोड़ो, इंसुलिन निकालो, डब्बे भर भर के पैक करके भेज दो, पैसा ही पैसा। सही बात है, क्लियर है इतना, समझा, क्लियर है इतना। इंसुलिन कैसे बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमुलिन। आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज जीन थेरेपी। देखो जीन थेरेपी में क्या होता है, एक स्टोरी है छोटी सी, दैट इज 1990 में एक लड़की थी 4 साल की। ठीक है, 4 साल की एक लड़की थी जिसको एक बीमारी हो गया था जिसका नाम था स्किड। ठीक है, जिसको एक बीमारी हुई थी जिसका नाम क्या था, स्किड। स्किड का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज सीवियर कंबाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, सीवियर कंबाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस बीमारी में होता क्या है, आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी और लिम्फोसाइट होते हैं, ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल या फिर जो लिम्फोसाइट है वो एक एंजाइम बनाते हैं दैट इज एडीएच। ठीक है, वो एक एंजाइम बनाते हैं दैट इज एडीएच। इसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज एडिनोसिन डायएमिनेज। ठीक है, एडिनोसिन डायएमिनेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है आपके बॉडी के इम्यूनिटी के लिए, दैट इज एडीएच। क्लियर है इतना। डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट कौन सा एंजाइम बना रहे हैं, याद रखना हमेशा, एडीएच, दैट इज एडिनोसिन डायएमिनेज। ठीक है, एडिनोसिन डायएमिनेज। क्लियर है, समझ में आ गया इतना।
अब इस बंदी के अंदर क्या हो रहा था, जब अगर किसी भी पर्सन को स्किड की बीमारी हो जाए, ठीक है, स्किड की बीमारी हो जाए, तो उसके अंदर एडीएच का प्रोडक्शन या तो एकदम खत्म हो जाएगा या तो बहुत ही ज्यादा लेस हो जाएगा, ठीक है। एडीएच का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा या तो खत्म हो जाएगा या तो बहुत ही ज्यादा लेस हो जाएगा। इसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज स्किड। मैंने पी बना दिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्किड, दैट इज सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर है। अब अगर किसी पर्सन के अंदर एडीएच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी पर्सन के अंदर एडीएच नहीं बन रहा है तो उसकी इम्यूनिटी इतनी खराब हो जाती है ना बच्चों, कि उसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको अगर नॉर्मल फ्लू भी हो गया, ठीक है, नॉर्मल फ्लू भी हो गया, उससे भी उसकी डेथ हो सकती है। इतनी कम इम्यूनिटी हो जाती है इस एडीएच के ना होने की वजह से। तो डॉक्टर ने क्या किया, पहले तो डॉक्टर क्या करते थे पता है, उसको एक केज में बंद करके रखे थे, मतलब एक बड़ा सा ऐसे केज था, उसके अंदर ना कोई बैक्टीरिया घुस सकता। अब नॉर्मल कंडीशन में तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं ना, आपके आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया उड़ते रहते, वो आपके बॉडी के अंदर भी जाते रहते हैं और आपकी बॉडी क्या करती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है अपनी इम्यूनिटी यूज करके। लेकिन उसके लिए उसके बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसको क्या करना पड़ा है, केज में, मतलब केज बोल सकते हैं या फिर एक बोल सकते हैं ग्लास की केज में उसको बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से जहां पे उसको एक होल से क्या किया जाता था, खाना दिया जाता था, पानी दिया जाता था। समझ में आ रही बात। बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन हो गई थी उसके लिए, उसको जिंदा रखने के लिए, वरना वो मर जाती, उसको बाहर ले जाते तो बहुत ही इजीली मर जाती। तो डॉक्टरों ने क्या किया, ठीक है, डॉक्टरों ने क्या किया, उसके अंदर जो खराब जीन थे, ठीक है, खराब जीन थे WBC के, उसको बाहर निकाले। ये एक प्लेट है, ठीक है, इसमें एक खराब वाले जीन क्या हो गए, यहां से बाहर निकाले उन्होंने, इट इज अ WBC जीन, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी यूज करके, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी यूज करके इन खराब वाले जीन में, खराब वाले सेल्स में अच्छे जीन डाले, हेल्थी जीन, ठीक है। इसके अंदर कौन से डाले, हेल्थी जीन, ठीक है, ऐसे जीन डाले, अच्छे हेल्थी जीन डाले जो आगे चल के एडीएच अच्छे से बना सके, ठीक है, एडीएच अच्छे से क्या कर सके, बना सके, सॉरी, ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद ये हेल्दी जीन वाले WBC को वापस उन्होंने एक इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, एक इंजेक्शन लगाया उन्होंने, समझ रहे हो, एक इंजेक्शन के थ्रू वापस उन्होंने क्या किया, उस लड़की के बॉडी में डाल दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर वापस एडीएच का प्रोडक्शन बढ़ने लगा, ठीक है, एडीएच का प्रोडक्शन बढ़ने लगा और उसकी इम्यूनिटी वापस क्या हो गई, अच्छी हो गई। आई नो, हाँ, इसको बार बार देना पड़ता था, इंजेक्शन को बार बार लेना पड़ता था, ठीक है, ये खत्म हो सकते थे अंदर जाके, तो इसीलिए इसको बार बार इंजेक्शन देना पड़ता था, बट इसकी वजह से उस लड़की की इम्यूनिटी बढ़ गई। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं दैट इज जीन थेरेपी। क्लियर है, जीन थेरेपी मतलब क्या होता है। ओके, आ जाओ लास्ट, ठीक है, लास्ट है इथिकल इश्यूज। देखो इथिकल इश्यूज बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप लोग इसे खुद से रीड कर सकते हो। इसमें जनरली क्या है पता है क्या, कि आप किसी ऑर्गेनिज्म का सेल यूज कर रहे हो, किसी ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा इथिकल है। बहुत सारे लोग आ जाते हैं यार नहीं, इंसानों को नहीं यूज कर सकते, नारे लगाने लगते, ठीक है, बहुत ही डिबेट चलती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इथिकल इशू है और ये इतना सिंपल इशू है कि मैं इसको आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी है इसको रीड करना है, रीड करने के बाद क्या करना है, इसको अच्छे से समझ लेना। अगर आपको कोई भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्टली आओ मेरे इंस्टाग्राम पे, मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी दिया है सबसे पहले, यहाँ पे डायरेक्टली आओ, इसके ऊपर मैसेज करो आपको कोई भी डाउट है तो। और मुझे पता है कि वो बहुत ही इजी टॉपिक है और आप लोग इजीली उसको क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। क्लियर है इतना, ठीक है। तो इसके साथ जो हमारा लेसन है, यानी 13 लेसन बायोटेक्नोलॉजी का, वो क्या हो चुका है, यहाँ पे खत्म हो चुका है। क्लियर है। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आएगा। आज का लेसन बहुत ज्यादा, आज का जो लेक्चर है बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा आपको, बहुत सारी नई नई कहानियां सुनने मिली होगी, नई नई चीजें सीखने के लिए मिली होंगी, ठीक है। तो अगर आपको नई नई चीजें सीखने मिली है, मजा आया है, यहां तक आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो नहीं किया है तो, ठीक है। बढ़ना है हम लोग को और भी आगे, और हमारे जो बेल आइकन है उसको क्या कर लो, ऑल पे सेट कर लो। क्लियर है इतना, ठीक है, समझ में आया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लेसन के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।